हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभया दुबे है। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ लास्ट एग्ज़ाम में क्लियर किया था लॉ के सब्जेक्ट में। तो मैं अपना कुछ इंसाइट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, स्पेशली यूजीसी एनईटी जेआरएफ का एग्ज़ाम, वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाए एंड उनका गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे भी किसी ने गाइड किया था, तो जो बहुत हेल्प होता है गाइड जब आपको कोई करता है तो पहले मैं पेपर 2 के बारे में बात करूंगी, हमारे लीगल सब्जेक्ट जो टॉपिक है उसके बारे में। देखिए, पेपर 2 में आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं जैसे पेपर 1 में है, और वो 10 सब्जेक्ट्स आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है यूजीसी नेट के साइड से कि उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप 10 सब्जेक्ट्स देखोगे। कुछ मैं जैसे बोल देती हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल लॉज होंगे, फिर आपके क्रिमिनल लॉज होंगे। क्रिमिनल लॉज में प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सीआरपीसी नहीं है, सिर्फ सब्सटैंटिव आईपीसी है। तो और उसमें भी आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो आप घबराइएगा मत जब आप सिलेबस देखोगे या सोचोगे कि बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज जो जो भी बड़े एक्ट्स हैं, जैसे कि आप आईपीसी ले लो या फिर कंपनीज एक्ट ले लो, जो आपको एग्जाम के लिए करना है, वो पूरे पूरे तरीके से नहीं आते हैं। वो हमेशा कुछ चैप्टर्स आते हैं या कुछ सेक्शंस आते हैं जो कि आपके सिलेबस में अच्छे से लिखे रहते हैं। तो आप लॉ के सब्जेक्ट बेसिकली प्रिपेयर कैसे करेंगे उनको, आप हाउ विल यू अप्रोच दोज पेपर्स। तो लॉ पेपर में मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी आपको सिलेबस मिलता है, वो सिलेबस आपका बस एक ब्लूप्रिंट है। वो आप ऐसे नहीं मान के चल सकते कि बस इतना कर लिया तो हो गया। जब आपको आपके सिलेबस मिलेगा, जब आप उसे देखोगे, तो ऑफ कोर्स आप अपने रेफरेंस बुक को यूज़ करोगे। रेफरेंस बुक के साथ आप एक और एक्स्ट्रा किताब ले सकते हो थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए, बट अल्टीमेटली जो 18 से 19 एक्ट्स हैं जो आप में सिलेबस में आपके लिखे हुए हैं, या आप अपने रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब एक्ट्स है, वो आपको अच्छे से करने होंगे। और अगेन मैं आप सब स्टूडेंट्स लोग को बोलूँगी कि घबराइएगा मत, क्योंकि कोई भी एक्ट 5-6 पेज या 12-13 पेज या 27-28 पेज से ज़्यादा नहीं है। इतने आप आराम से कर सकते हो। 2-3 महीने के प्रिपरेशन में आप आराम से यूजीसी एनईटी क्रैक कर सकते हो, प्लस जेआरएफ भी कर सकते हो। तो ये एक बात हुई। जहाँ तक से कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की बात है, मैंने एक जुडिशियल एग्जाम्स की किताब को रेफर किया था, लॉ गाइड फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन बाय ए के जैन। एसेंट पब्लिकेशन का है ये किताब। तो वही चीज़ हो जाती है कि जब आप किसी किताब से पढ़ते हो, तो आप अगर एक हायर लेवल नॉट से मतलब एग्जाम के लिए पढ़ोगे, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप थोड़ा इजियर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो यूजीसी एनईटी जेआरएफ मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत हार्ड एग्जाम है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप एनईटी तो ज़रूर क्रैक कर सकते हो, और जेआरएफ हल्का एक्स्ट्रा पुश दोगे तो आप जेआरएफ भी क्रैक कर सकते हैं। तो जब हम पेपर 1 की तरफ अगर आगे डिस्कशन बढ़ाएं, तो पेपर 1 के लिए जो केवीएस मदान की एक किताब होती है, लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हो, वो काफ़ी हद तक आपका 60 to 70% सिलेबस कवर करवा देगी। बट हाँ, अगर आपको एक एज चाहिए आगे, तो आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, जो आपका पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 के बारे में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथ्स, लॉजिकल, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हाई एजुकेशन सिस्टम, ये सब, इसमें भी 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये भी आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि पेपर 1 में आपका हो गया मैथ्स, हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन, हो गया लॉजिकल रीजनिंग, हो गया, एकदम स्कोरिंग होती है। तो ये आप एकदम अच्छे से करके जाइए, ठीक है। ऊपर से आप चैप्टर 9, 10, 1 और 2, जो कि होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम, ये बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों में आप कॉमन सेंस से आंसर करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पेपर 1 और 2, मतलब चैप्टर 1 और 2 में शायद अगर कॉमन सेंस से कर भी दें, बट 9 और 10 में एकदम फैक्चुअल आंसर्स होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा नहीं। और बेसिकली आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन 1 एंड 2, जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर कोर एरियाज के लिए मैं आपको पेपर 2 में ये चीज़ बोलूँगी कि जूरिस्प्रूडेंस जब आप करते हो, तो जूरिस्प्रूडेंस में एक पैटर्न है कि आपसे ये पूछेगा कि किसने क्या किताब लिखा है, या किसने क्या कहा है, ये क्या ये स्कूल किससे बिलोंग करता है, कोई भी जूरिस्ट के बारे में। तो जब आप ये ऐसे करते हो, जब भी आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो, बहुत बच्चे लोग ये कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस समझ नहीं आता या बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं बोलूँगी जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, अरिहंत की जो एक लॉ की किताब है, आप वो बुक लीजिए, उससे पढ़िए। जब आप
उससे पढ़ लो। अब आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको बस एक ब्लूप्रिंट देता है। आप जिस किताब से पढ़ रहे हो, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो जो कि केवीएस मदानी, या पेपर 2 के लिए अरिहंत है, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स 2 लिए थे प्लस एक रेफरेंस बुक जो मैंने आपको बताया जुडिशरी का मैंने लिया था। तो उससे क्या होगा कि आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा। अब उस ब्लूप्रिंट में थोड़ा एक्स्ट्रा जाने के लिए, बिकॉज आप जब भी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हो किसी चीज़ के बारे में तो आपको वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। तो उस पर्पस के लिए आपको लिटरेचर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि मैं दिन में 4 घंटे पढ़ूंगा या 10 घंटे पढ़ूंगा और मेरा हो गया। आपको अगर कुछ फ्रूटफुल पढ़ना है तो आपको वो एक चीज़ जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, वो सबसे पहले उठाइए और उसके एकदम नींव तक जाके उसके बारे में सर्च करिए। आप गूगल पे भी एक सर्च मारोगे, जब कुछ आता है तो आप नीचे देखना कि पीपल ऑल्सो सर्च फॉर आ जाता है, और आप जब उसमें क्लिक करोगे तो आपको कुछ और पता चलेगा। तो आपको थोड़ा हल्का इंक्विजिटिवनेस दिखानी पड़ेगी और आपको वो क्लिक करके देखना पड़ेगा कि उसके बारे में क्या लिखा है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं भी जाके टाइप करिए, आपको जो भी जानना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी चैप्टर 1 के बारे में टाइप करोगे यूजीसी नेट के बारे में, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा एक आ जाएगा आपका ब्रीफ। तो आप वो रीड करो, ये आप अपने फ्री टाइम में भी कर सकते हो। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपका ये पूछेगा कि कौन किसने क्या किताब लिखा है या फिर ये स्कूल के बारे में क्या है। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत डेप्थ में मत जाइए, बट बहुत लिटरेचर पढ़िए। ठीक है, जैसे कि आपने एक इस बुक से अरिहंत से मान लीजिए कि आपने पढ़ा है कि जो भी उसमें लिखा हुआ है आपने जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ लिया, बट यू डोंट एंड देयर। आप वहाँ स्टॉप नहीं करोगे। आप जाओगे, आपको एक रेफरेंस बुक लीजिए, जैसे कि मैंने ये ए.के. जैन वाली किताब ली थी, ऐसी किताब लीजिए अब और थोड़ा डेप्थ में पढ़िए। इससे क्या है कि आपकी आइडिया क्लियर होगी। तो इट्स नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में सारे आंसर्स पता होंगे, लेकिन आपकी नॉलेज बेस ऐसी होनी चाहिए कि आप रिलेट कर सके क्वेश्चन को कि हाँ ये तो इससे मिलता जुलता है ना, आप उस चीज़ को आंसर कर सकें। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन लॉ में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन लॉ में कुछ ऐसा होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन कभी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है डीपीएसपीज है, और आपका जो चैप्टर्स है 1 2 3 4 जो आता है ये, और बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चैप्टर्स मेंशन है कौन कौन से करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिन लॉ आप बुक से कर सकते हो, अरिहंत से कर सकते हो, उसके लिए अलग से बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद कॉन्स्टी में केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लैंडमार्क केसेस जो होते हैं और रीसेंट केसेस जो है, ये प्लीज़ देख के जाइएगा, ये करके जाइएगा। फिर हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को करते हैं। तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और आईएचएल में बेसिकली थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं आपको देखना पड़ता है, आप रेफरेंस बुक से करो, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे कि आप जाके उसकी जो ओरिजिनल साइट्स हैं या फिर कहाँ उनका सीट है ये चेक कर लो। फिर आईपीसी में, लॉ ऑफ क्राइम्स में बेसिकली सिर्फ आईपीसी आता है, सीआरपीसी नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इस बात का प्लीज़ आप एक मतलब हल्का फ्री हो जाइए कि सीआरपीसी का प्रोसीजरल लॉ नहीं है, आईपीसी। आईपीसी में भी कुछ चैप्टर्स ही हैं जो आपको करना है, तो वो आप करके जाइए। और आईपीसी में मोस्टली केसेस नहीं पूछते हैं, वो सेक्शंस के बारे में ही पूछते हैं, तो सेक्शंस अच्छे से करके जाइए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत स्कोरिंग एरिया है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप कोई भी, जैसे कि ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा प्लस रेफरेंस बुक से पढ़ा, उससे करके जा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब भी मैं किसी एक्ट के बारे में बोलूंगी या बात करूंगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो एक्ट आप अच्छे से करके जाएं। एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 19 to 20 एक्ट्स मैंशनड है इस एग्जाम पेपर में, पेपर 2 में, लॉ के सब्जेक्ट में। तो आप वो अच्छे से करके जाएं, जो कि काफ़ी बड़े नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आप अच्छे से करके जाएं। डेफिनेशन क्लॉजेस अच्छे से करके जाएं, और उसके अंदर जो सारे सेक्शंस लिखे हैं वो अच्छे से पढ़ के जाएं। और ट्राई करिए जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना वो आप याद रखें, और जो इंपॉर्टेंट है मोस्टली वो आपके रेफरेंस बुक में ऑलरेडी अलग से लिखा हुआ है, तो आप वो भी कर सकते हो, और अपने हिसाब से जो आपको लगता है आप उस हिसाब से भी उसे को इम्पोर्टेंस देके कर सकते हो। फिर हम कमर्शियल लॉ में आते हैं। कमर्शियल लॉ में आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, फिर आपके कंपनीज एक्ट हो गए, एलएलपी एक्ट हो गया, फिर पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो ये तो एक पक्की बात है कि एक्ट्स आपको पूरे पढ़ के जाने हैं। डेफिनेशन क्लॉज पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, और जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है वो अगेन आपके वो लेटेस्ट एडिशन जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो, जो मैं आपको आगे रेफर करूंगी, उससे आप देख सकते हो। फिर हम आते हैं फैमिली लॉ पे। तो फैमिली लॉ पे एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छे जुडिशियल एग्जाम की किताब से आप पढ़ सकते हो। एलएलएम, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, आप फैमिली लॉ पढ़ सकते हो।
अच्छे किताब से। और काफ़ी क्लियर है, उसमें भी आपको केसेस जानने होते हैं थोड़े बहुत ऑफ रिसेंट क्या है। अभी जैसे लिव इन और मेंटेनेंस वाले ये एक एरिया है जो ऐड हुआ है, तो उसमें आप जो रिसेंट केसेस है वो सब देख सकते हो। फैमिली लॉ के जो भी सोर्सेज हैं, या फिर जो भी रिलेटेड नए नए केसेस आए हैं आपका सक्सेशन को लेके या प्रॉपर्टी को लेके, वो सब देख सकते हैं। तो केसेस भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक फैमिली लॉ में अराउंड 5-6 एक्ट हैं आपके। हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, गार्जियनशिप एक्ट है, और मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस एक्ट है, मुस्लिम वुमेन मेंटेनेंस एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है। तो ये सब एक्ट्स करके जाएगी। जो फैमिली लॉ तो एक बड़े से लिखा हुआ है, बट उसके अंदर भी एक्ट्स आते हैं। अब ये जो मैंने एक्ट्स के आपको नाम बताए ना, आप टेंशन मत लीजिए, आप वो किताब लीजिए जो रेफरेंस बुक मैं आपको बोल रही हूँ अरिहंत का, उसमें ये सब एक्ट्स दिए हुए हैं। बट वो एक्ट जितना उसमें इंफॉर्मेशन उस किताब में दिया हुआ है, डोंट स्टॉप योर सेल्फ एट दैट। आप अलग से उस बैरैक्ट को निकालिए, अपने लैपटॉप में निकालिए, आपको खरीदने की नहीं है ज़रूरत एक बैरैक्ट की, बस उससे खोल के आप पूरा पढ़िए, आपको आइडिया मिलेगा, आपका मतलब आपको और एक्सपैंड होगा आपका होराइजन, आपका नॉलेज का। कमिंग टू एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, ये थोड़ा सा हम वो करते हैं, सोचते हैं, उतना ध्यान नहीं देते, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। और ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब डायरेक्ट होते हैं और फैक्चुअल होते हैं। मतलब इसमें आप कॉमन सेंस लगा के आंसर नहीं कर सकते। अगर वो पूछ लेंगे कि ये एनवायरनमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बताइए कि ये कौन से साल की हुई है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन यू हैव टू, आपको एकदम पकड़ रखनी पड़ेगी उनमें। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉ जो है और ये एनवायरनमेंट लॉ है, इसमें कितने कितने कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, कहाँ हुए हैं, और उनमें क्या डिस्कशंस हुए हैं और क्या हेल्ड हुआ है, मतलब कॉन्फ्रेंस में क्या नतीजा निकला है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आईपीआर एंड आईटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, आईपीआर, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके केसेस देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं थोड़े बहुत। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट आ सकती है। फिर आपका, अच्छा हाँ सॉरी, मैं आपको ये बोलना भूल गई, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में भी बहुत सारे एक्ट्स हैं। जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट है, फिर साउंड नॉइज पोल्यूशन एक्ट है। तो ये सब एक्ट्स भी आपको अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। और कुछ रूल्स भी है लाइक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड ऑल, तो ये सब आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे कि मैं आईपीआर के बारे में बता रही थी, तो आईपीआर में 3 से 4 एक्ट्स हैं। फिर हम आईटी एक्ट पे आते हैं। सिंगल एक्ट है, आईटी एक्ट है, सब नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से किया जा सकता है, वो कर लीजिएगा। मोस्टली इसमें सेक्शंस वाइज पूछ सकते हैं आईटी से, आईटी एक्ट से, केस लॉज नहीं पूछते। और आईपीआर में आपसे केसेस पूछे जा सकते हैं थोड़े बहुत, और ऑफ कोर्स उसमें जो सेक्शंस है वो अच्छे से करके जाना है एंड रेफरेंस बुक करके जाना है। फिर हम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस पे आते हैं। ये बहुत न्यूली एडेड सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको रेफरेंस बुक से अच्छे से करके जाइए, बिकॉज इसका कोई एक्ट तो है नहीं, तो ये आप उससे कर सकते हो। सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस में आप लोकायुक्त एक्ट और ये ओम्बड्समैन सिस्टम जो है ये अच्छे से करके जाइए, क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 1-2 साल में। इसको छोड़ के आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कर सकते हो एक आइडिया लेने के लिए, बिकॉज मैंने भी आइडिया लेने के लिए वो किया। एंड बुक्स के लिए मैं 2 किताब बोलूँगी। पेपर 1 के लिए मैंने 2 स्टैंडर्ड किताब, मतलब पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड किताब लिए थे। पेपर 1 के लिए मैंने लिया था केवीएस मदान, एंड पेपर 2 के लिए मैंने अरिहंत का लेटेस्ट एडिशन लिया था। बट अब नया आ गया लेटेस्ट एडिशन, तो आप वो नया ले सकते हो। और कोर एरिया में बोलूँगी जिसमें बहुत स्कोरिंग है, वो है एक तो पेपर 1 में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड फिर भी आप कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रैशनल इंसान की तरह सोच के लिख सकते हो। तो ये 4 अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और ये मतलब ये आपका ईजियर पार्ट में पड़ेगा, तो इसमें आप गलती एकदम मत करने का कोशिश करिएगा। एंड जो आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन, एंड जिसमें आपको डेप्थ में जाना है, वो आपके होने वाले चैप्टर्स रिसर्च होने वाले हैं, आईसीटी होने वाले हैं, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट होने वाले हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम होने वाले हैं। बिकॉज यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा ये सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है। और जहाँ तक कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन आप कर लोगे, वो आपके लिए डिफिकल्ट एकदम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली पेपर 2 में मैं बोलूँगी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें तो कुछ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, ये कोई छोड़ के मत जाइएगा, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि कुछ एक छोड़ के चले जाते हैं, सब कवर नहीं हो रहा। अगर आपके पास टाइम की पॉसिटी या कमी है, तो ज़रूर आप बेशक छोड़ सकते हो कुछ ना कुछ, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्रिपेयर करें अच्छे से और आपको जेआरएफ क्रैक करना है, तो आप
ऐसे अपना रूटीन बनाइए कि रूटीन एज इन प्लान बनाइए कि आप कुछ छोड़ के ना जाए, क्योंकि जान सब कुछ करने के बाद भी लोगों के गलत होते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि कुछ छोड़ के मत जाइए, सब अच्छे से करिए और किसी भी सब्जेक्ट से डरिए मत। ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट एकदम नहीं है, मेहनत करने से ये क्रैक किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ हुई। और जब भी आप अपना मतलब जैसे मेरा इसमें ये रहा है, लाइक तरीका ये रहा है कि मैं लिख लेती हूँ चीज़ों को। जब भी आप कुछ प्लान करते हो या डिसाइड करते हो कि मेरे को करना है, तो जस्ट थिंक ऑफ राइटिंग इट डाउन। जब आप कुछ लिखते हो या उसको रिड्यूस करते हो रिटन फॉर्म, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, मानसिक एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप लिख देते हो कुछ, तो आपको पता रहता है कि दिस इज द लोएस्ट मिनिमम थिंग्स इन डू। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको पता है आप बहुत आलसी रहते हो, तो जब आप कुछ लिख देते हो, यू नो कि मेरे को ये करना है वो करना है, इट्स एक साइकोलॉजिकल प्रेशर खुद पे डालते हो, और खुद का प्रेशर इंसान फिर भी झेले, दूसरे का नहीं झेल पाता। तो वही चीज़ हो जाती है कि आप लिख लीजिए कि आपके 10-10 सब्जेक्ट अगर पेपर 1 और पेपर 2 में है, और आपके पास फॉर एग्जाम्पल लाइक एक आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, 3 महीना इज, मैं आपको बोलूँगी मिनिमम आप दे सकते हो। 3 महीना में आप क्रैक कर सकते हो यूजीसी एनईटी जेआरएफ, मैं ऐसा कहूँगी सेफ साइड लेते हुए, क्योंकि रिविजन आपको 3 से 4 बार करनी ही है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कंप्लीट करके अपना सब कुछ आपको फिर रिविजन करना है, फिर रिविजन करना है, फिर रिविजन करना है। जितना रिवाइज करोगे वो छपते जाएगा, पिक्चर मेमोरी हो जाएगी। मतलब आपका लॉ पार्ट और रीजनिंग पार्ट एज इन लॉजिकल एंड लॉ पार्ट दोनों मिलेगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरे पेपर में 300 सवाल में से 300 सवाल आप 150 सवाल में से 150 सवाल आप सब जानो, लेकिन आपका ऐसा बेस होना चाहिए स्टडी का कि एक कॉमन सेंस से आपको वो आंसर ही आ जाए, बिकॉज आई हैव स्टडीड, मैं ये चीज़ पढ़ा हूँ, तो यही सबसे ज़्यादा लॉजिकल लॉ का आंसर होगा इसमें। तो आपकी थिंकिंग उस तरीके से चलनी चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजुअली ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन शीट लीजिए, उसमें आप लिख लीजिए कि मेरे 10 सब्जेक्ट पेपर 1 के, 10 सब्जेक्ट पेपर 2 के। आपका एक टाइमलाइन है, कि आप इस टाइमलाइन में इतना कंप्लीट करोगे, ठीक है। उस टाइमलाइन में आप कोशिश करिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत हार्ड हार्ड रखो, ठीक है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक वगैरह जो भी मैंने आपका नाम बताया है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बृहस्थ या फिर बहुत बड़ा कोई मतलब मटेरियल्स दिया हुआ है। इट इज़ मतलब ये आप कर सकते हो अगर आप एक डिसेंट टाइमलाइन बनाओ। जैसे कि आप हर सब्जेक्ट को, फॉर स्टार्टर्स को, स्टार्टर में आप सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हो, जब आप कुछ भी शुरू करते हो सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हो, तो आप एक सब्जेक्ट को 3 या 4 दिन दे दो, 3 या 4 दिन दे दो। अभी एक सब्जेक्ट हुआ, 2 सब्जेक्ट हुआ, और हमेशा मैंने जैसे पेपर 1 पेपर 2 का एक सब्जेक्ट, पेपर 2 पेपर 1, मतलब एक बैलेंस रखिए। इससे क्या है कि आपको एक पेपर 1 पेपर 2 से ब्रेक भी मिलेगा, ठीक है। और कभी भी सबसे मुश्किल जो आपको लगता है उसको एंड के लिए मत छोड़ के रखिए, अगर हो सके तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करिए, क्योंकि जो चीज़ आप जिस चीज़ से डरते हो ना, उसे आप हमेशा बात के लिए रखते हो, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, मतलब गलत चीज़ होती है। क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट है पहले आप वो करो, उसके बाद आप एक बार उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब आप यू विल थिंक कि अच्छा ठीक है ये तो, देन यू विल हैप्पीली गो टू स्टडी। तो ये मत सोचिएगा कि आप डिफिकल्ट सबसे एंड में करो। और हमेशा पॉजिटिव रहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी इन्फ्लुएंस मत होइए चीज़ों से, और कभी अपने आप को टाइम के कोई क्षेत्र में नहीं बांधे। ये मत सोचें कि हाँ ऑफकोर्स आप मेंटली क्षेत्र में एक बांधे कि इतना तो मिनिमम मुझे करना है। जैसे कि दिन में मुझे 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना है, बट वो 6-7 घंटा का पूरा मतलब वैल्यू एडिशन 6-7 घंटा का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा का ही वैल्यू एडिशन हो रहा है, 6 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा का वैल्यू एडिशन होना चाहिए आपका। और उस समय मतलब आपको पसंद आना चाहिए कि जो आप कर रहे हो आप इंजॉय कर रहे हो। जैसे आप कुछ खाते हो तो च्यू करके खाओगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, उसी तरीके से जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हो उसको धीरे धीरे करके पढ़िए। आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे नज़रअंदाज हो जाए या ध्यान ना दे। जब आप और लिखने की प्रैक्टिस रखिए। मैंने एक गोल बनाया था कि मिनिमम मुझे अगर नेट क्रैक करना है तो मुझे 80 चाहिए 100 में करेक्ट, और मेरे को 40 चाहिए 50 में करेक्ट, पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 1 रिस्पेक्टिवली। तो उस तरीके से आप भी अपने लिए गोल बनाइए। एक डिसेंट स्कोर, आई थिंक सेम वही मैं बोलूँगी, 100 में 80 एंड 50 में 40 करेक्ट आंसर्स आपके पेपर 2 पेपर 1 में रिस्पेक्टिवली होने चाहिए। तो उस हिसाब से आप ये चीज़ ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप कर सकते हो एंड ऑल द बेस्ट।